नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के आरा में पीएम मोदी ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत बोलो, ये पब्लिक है, सब जानती है और खुशियों से भर गई है। अभी तक बिहार की 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। इसमें भोजपुर की भी लगभग 4 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। और भाइयों बहनों, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद इन बहनों को मदद का एक और अभियान तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। आज दुनिया में मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, बिहार पूर्वी भारत का टेक्सटाइल और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा।
मेरे नौजवानों, आपने तो मुझे भी जोश से भर दिया आज। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रुख क्या है। यहां बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर बनेंगे। बिहार में यही रहते हुए लोग दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में गांव की समृद्धि के लिए भी एक सशक्त योजना बनाई गई है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। बीते सालों में बिहार से कृषि निर्यात बहुत बढ़ा है। अब हम बिहार में फूड पार्क के नेटवर्क का विस्तार करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारी सरकार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देती है। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देती है। बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें अपनी तरफ से 3,000 रुपये और बढ़ाने वाली है। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बिहार दुग्ध मिशन की घोषणा की गई, मिल्क मिशन की घोषणा की गई है। साथियों, एक समय था जब बिहार अपने लिए दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था। ये एनडीए सरकार की नीतियों का नतीजा है कि अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। अब बिहार के मछली पालकों के लिए एक और खुशखबरी है। एनडीए ने जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना बनाने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत मछुआरे परिवारों को भी 9,000 रुपये की मदद मिलेगी। साथियों, एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मैंने गारंटी दी थी कि किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज भोजपुर जिले के लाखों परिवारों को पिछले 5 साल से लगातार मुफ्त अनाज मिल रहा है। पहले यहां राशन में अरवा चावल मिला करता था। आपको उसना चावल पसंद था। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना,
तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। साथियों, ऐसे ही मोदी की गारंटी थी कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। आप देखिए, बिहार में 60 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। इसमें से भोजपुर के ही करीब। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के नए छात्रावास, खेल परिसर और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों का भी निर्माण किया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के निरंतर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए भी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आपने दीक्षा उपदेश कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के
द्वारा दिए जा रहे उस उपदेश को सुना होगा, जिसमें उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुलों की प्रावर्तन समारोह के उस मंत्र को, जो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से भारत के हर एक स्नातक के लिए अनिवार्य था, और उसके पहले 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस् ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर आप सबने प्राप्त किया है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज यहां पर इस लॉ यूनिवर्सिटी की, जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, यहां के इन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से उनकी उपाधि प्राप्त हुई है। हम सबके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप प्राचीन काल में राम राज्य कहते थे, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और समाज के प्रत्येक तबके को समान रूप से व्यवस्था का हिस्सा बनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, उस अवधारणा को सुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और उसी को ध्यान में रख करके आज हम सब लोगों ने इस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, यह और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी नए हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों के निर्माण को भी वहां पर कराया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी निरंतर प्रशिक्षण और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह हमारे लिए गौरवशाली है कि इस देश ने
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है, उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है, और बार हम सबकी संवेदना का। ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है, तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्ति रूप के रूप में, उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने प्रारंभ किए हैं। 10 जनपदों के लिए एक साथ हम लोगों ने धनराशि भी इसके लिए जारी की है, जिसमें एक ही कैंपस में सभी प्रकार के कोर्स, जिले स्तर के सभी कोर्स होंगे। वहीं पर हमने बार के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। वहीं कैंपस में उनके लिए आवास की सुविधा और अन्य हर प्रकार की सुविधा भी उसी कैंपस में हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके साथ ही जो जनपदीय न्यायालय हैं, उनमें भी मुझे इसको बात को देख करके कभी कभी बहुत होता था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे, उनके चेंबर में एसी नहीं था। हम लोगों ने उसके लिए भी अपनी सहमति दी। आज यह लग्जरियस आइटम नहीं, बल्कि आज की आवश्यकता बन गई है, और वहां पर कम से कम बार और बेंच के बीच में बेहतर समन्वय हो। अगर बार का कभी गुस्सा भी आए तो वह बेंच उस एसी की ठंड से उस गर्मी को थोड़ा शांत करने में मदद कर सके। तो इसके लिए इन सभी सुविधाओं को वहां पर फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।